नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन करने वाला पाकिस्तान आखिरकार अब भारत से बातचीत के लिए तैयार है। एक इंटरव्यू के दौरान भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दे काफी गंभीर हैं जिन पर बात होना जरूरी है। इसी के साथ अब्दुल बासित बोले कि हम दो देशों के बीच गंभीर समस्याएं हैं, हम उनसे भाग नहीं सकते हैं। साथ ही साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान की सरकार तैयार है, लेकिन इसके लिए भारत को भी तैयार होना पड़ेगा। बासित ने कहा कि पाकिस्तान लगातार युद्ध जैसी स्थिति में नहीं रहना चाहता। हमारा रुख सकारात्मक है, लेकिन इसके लिए दोनों ही देशों को आगे आना होगा। इतना ही नहीं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल बासित बोले कि वक्त अब आ चुका है कि हम अपना मन बना लें कि हमें यथास्थिति में बने रहना है या अपने रिश्तों में नई शुरुआत लानी है। बासित को कौन बताए कि बात कैसे हो इस मुद्दे पर। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। 4 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं, आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। दुनिया की कोई ताकत हमसे जम्मू कश्मीर को नहीं ले सकती। बात होगी तो कश्मीर पर बात नहीं होगी डिप्टी चेयरमैन सर, पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी। एलओसी पर लगातार पिटने और कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से घबराया दोमुहा पाकिस्तान अब एक बार फिर भारत के सामने बातचीत की पेशकश करने को मजबूर है। यही नहीं, पाक हाई कमिश्नर बासित अब घिघियाकर भारत को मनाने में जुट गए हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरह भारत वार्ता के लिए तैयार हो जाए। We can realize results to our mutual satisfaction and make a good beginning. I think we have wasted 70 years of our existence. बासित भारत को वार्ता का तरीका भी बता रहे हैं और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि भारत बातचीत और संबंधों को मजबूत बनाने की पहल ही नहीं कर रहा, और ये भी पूछ रहे हैं कि भारत बताए कि वास्तव में वो चाहता क्या है। It is essential that our two countries must overcome our problems, our differences, in order to embark on an irreversible trajectory of a cooperative relationship. So the time has come to make up our mind as to what do we want. बासित ने पाक को गंभीर और संजीदा देश बताने की कोशिश की और भारत को दोस्ती का पाठ पढ़ाने से भी नहीं चूके। उन्होंने भारत के सामने ये प्रस्ताव रखा कि भारत मौजूदा हालात में रहना चाहता है या सब कुछ भूलकर दोस्ती की नई शुरुआत करना चाहता है। Pakistan has a very, very bright future. We're a very confident country and we are moving ahead. That the two countries need an uninterrupted and uninterruptible dialogue process. बासित ने अपने भाषण में पाक का दोगलापन भी जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा, पाक हमेशा से सकारात्मक सोच रखता है, लेकिन अब लंबा इंतजार होता जा रहा है। यही नहीं, नापाक बासित ने एक टीचर की तरह सीख भी दे डाली कि भारत पाक को आपसी मतभेद भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। We remain positive and constructive in our attitude, and whenever there is any desire on the part of New Delhi to engage with us, Pakistan would respond. दोस्ती का पाठ पढ़ाते पढ़ाते बासित ने आखिरकार पाक की औकात भी बता दी। बेसुरे राग में उन्होंने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि हम दोनों को मानना होगा कि कश्मीर पर पाक का नजरिया नहीं बदल सकता। Positively and constructively, provided our engagement is meaningful and does lead to resolving the core issue, that is Jammu and Kashmir. अब बासित को कौन बताए कि कश्मीर पर भारत बातचीत तो चाहता है, लेकिन उस कश्मीर पर जिस पर पाक का नापाक कब्जा है। भारत बात तो करना चाहता है गिलगित और बलूचिस्तान पर। क्या बासित का देश उसके लिए तैयार है? अगर नहीं तो बेहतर यही होगा कि बासित जैसे फूके हुए कारतूस चुप बैठें और एलओसी पर अपनी पिटाई होते देखते रहें। 125 करोड़ की आबादी वाला भारत उनसे हजारों साल तक निपटने को तैयार है। वैसे भी भारत अब जान चुका है कि पाक से जब भी दोस्ती और भाईचारे के लिए उसने हाथ बढ़ाया है, पाक ने नापाक हरकत करते हुए जहरीले नाक की तरह फन उठाया। इंतजार कीजिए बासित, भारत नाक के फन को कुचलने के लिए तैयार है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ इंद्रपति त्रिपाठी।
तो हमारे प्रोड्यूसर इंद्रपति त्रिपाठी की आपने रिपोर्ट देखी और आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान का रुख एक के बाद एक नजर आ रहा है वो वाकई में चौंकाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अब तक क्या करता रहा है भारत के साथ ये हम अभी तक देखते आए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट बीके खन्ना जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। बीके खन्ना जी, एक तो पाकिस्तान के साथ हमेशा से दिक्कत रही है और अभी भी लगातार जारी है कि पाकिस्तान में अगर भारतीय सरकार किसी से बात करे तो किससे करे, क्योंकि वहां पर सिविलियन हुकूमत की कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। वहां बात कर सकते हैं आर्मी चीफ की, वहां बात कर सकते हैं हम आईएसआई चीफ की, हम बात कर सकते हैं वहां पर जिस तरीके से टेररिस्ट ग्रुप हैं उनकी भी। एक कदम वहां की सरकार आगे बढ़ाती है भारत सरकार के साथ मिलकर, और दूसरे ही पल हम देखते हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं भारत में अटैक हो जाता है, यानी 4 कदम पीछे ले जाना। आखिर इसका पूरा सॉल्यूशन क्या है? अब्दुल बासित जो कह रहे हैं उस बात को कितना मान ले भारत? ये अब्दुल बासित का जो कहना है उसके कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा ये कारण है जो अभी इंडिया के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुई है, तो उसकी वजह से जो है अभी वो उनके पास में जो पैसे देने थे जो इनके जो है नॉन स्टेट प्लेयर्स को, या वो हमारे इधर जेएनके के अंदर जो है हुर्रियत वाला को दे रहे थे, वो अभी दे नहीं सक रहे हैं। तो विद दिस तो वो अभी वो कहते हैं कि और वो दूसरी तरफ एलओसी के जैसे जहाँ पर एक बार करते थे उनको 10 गोले करते हैं, एक गोले के ऊपर है, तो वो दोनों तरफ से मार पड़ रही है। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना नया वाला, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि नया चीफ ने भी जो टेक ओवर किया है एलओसी के है, काफी जानकार है उसके बारे में, उनको पता है कि एलओसी के अंदर किस तरीके से कार्रवाई होती है। काफी देर लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर वो जो है वहाँ का ओवरऑल कमांडर भी रह चुका हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है ये ओवरऑल वो ये देखना चाहते हैं कि क्या हम इंडिया को कुछ जो है बातचीत के अंदर कर सकते हैं, ताकि हम हमारे जो है थोड़ी जो तैयारी है उनके अंदर उसके ऊपर जो है और ज्यादा उसके ऊपर तैयारी कर सके। और मेरा कहना मतलब है इसके अंदर जो है हमें उनकी ये इस बातों के ऊपर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी वो नीचे थोड़ा सा झुके हुए हैं, अभी उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से ही वो सभी एक्शन ले रहे हैं। और हमें मतलब जो है इसका एकदम से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और हमारा तो ये होना चाहिए कि जब आप टेररिज्म छोड़ोगे तभी हम आपसे बात करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है अब्दुल बासित को? अब्दुल बासित को बिल्कुल सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब उनको बोले कि हम सीरियस लेंगे, आप ये पहले आप बताइएगा कि आप टेररिज्म जो है नॉन स्टेट जो प्लेयर्स हैं उनको आप जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए आ रहे हैं उनको आप बिल्कुल छोड़ेंगे। उसको अगर छोड़ने के लिए तैयार तो उसके बाद भी बातचीत करने के लिए कोई हर्ज नहीं है, पर पहले वो ये उसका रिजल्ट आना चाहिए ना, कि कोई मतलब जो है क्रॉस बॉर्डर जो है टेररिज्म नहीं आना चाहिए। ये जो हर दूसरे तीसरे दिन चाहे वो नगरोटा हो रहा है या उसके पहले में उरी हो रहा है, तो ये और साथ में और साथ कहने बातचीत भी होनी चाहिए। ये कैसे हो सकती है बातचीत के लिए? लेकिन उपाय क्या है, क्योंकि युद्ध कर नहीं सकते, तुरंत युद्ध की तैयारी, आप युद्ध में देश को ले जा नहीं सकते, इस तरीके से बात आप कर नहीं सकते। वहां की सरकार से आप बात करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से आतंकवादी हमले लगातार जारी रहते हैं, क्योंकि लगता कई बार ये है कि वहां की सरकार की सुनने वाला कोई है नहीं वहां पर। आखिर उपाय क्या है, क्योंकि पड़ोसी देश है पाकिस्तान, कुछ न कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। नहीं, वो सोल्यूशन तभी निकलेगा जिस दिन पाकिस्तान आर्मी को ये महसूस हो जाएगा कि ये जो है उन्होंने जो अपनी जो स्टेट पॉलिसी बनाई हुई है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्योंकि कन्वेंशनली तो वो इंडियन आर्मी के साथ में नहीं लड़ सकते हैं, तो वो है ये जो है प्रॉक्सी वॉर के अंदर ये जो स्टेट पॉलिसी है इसको जब ये आर्मी कहेगी कि नहीं इसके ऊपर थोड़ी सी ढील देनी चाहिए, तभी उसके साथ में सोल्यूशन होगा, नहीं तो ये कोई सोल्यूशन कोई फायदा नहीं है। और अभी जो हर बारी जो है पहले जो है हमारे ऑनरी प्राइम मिनिस्टर जब वाजपेयी जी गए थे, उसके बाद में देखा हमने कारगिल हुआ, उसके बाद में जो है हमारे पिछले साल के अंदर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे वहां पर, तो उसके बाद में देखा हमने क्या हुआ, पठानकोट हो गया है। तो कहने का मतलब है जब भी हमने कोई ऐसा कदम उठाया है तो उसके बाद में हमने मतलब जरूर उन्होंने जो है एक किस्म से जो एक फंड उठाया है, जैसा कि आपकी जो रिपोर्ट के अंदर भी आया है। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। एकदम से हमने मेरे तो कहने का मतलब है मेरे नहीं, उनको ऑन देखना चाहिए, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं आएगी तो फिर देखेंगे कि उसके बातचीत कैसे करनी चाहिए। एकदम बातचीत जाने का हम तो नहीं तैयार, मेरे तो रिकमेंडेशन नहीं है।
हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे भी हम बात करेंगे। कमर आगा जी, अब्दुल बासित का बयान आपने पूरा सुना होगा, उस पर अगर मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बातचीत होनी चाहिए, यथास्थिति वैसी ही बनी रहेगी, युद्ध में हम देश को झोंक नहीं सकते, और जिस तरह की तनाव की स्थिति है दोनों ही देशों में, वो सरासर गलत है। देखिए, अब्दुल बासित साहब हमेशा इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जिससे तनाव बनता है जी। एक एम्बेसडर, ये जो राजनयिक होता है, उसका काम ये होता है दो देशों के बीच में संबंध को अच्छा बनाना। लेकिन अब्दुल बासित साहब, अफसोस की बात यह है कि हमेशा इस तरह के बयान, विवादात्मक बयान देते हैं जिससे संबंध बनने के बजाय और बिगड़ने लगते हैं जी। और ये हमेशा इनकी कोशिश होती है कि हुर्रियत के लीडरों से बात करना, हुर्रियत के साथ के फेवर में स्टेटमेंट देना। इससे मैं समझता हूँ न तो पाकिस्तान को कोई लाभ नहीं हो रहा, भारत को कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। तो ये अपने देश के हित में तो काम करते नजर नहीं आते और हमेशा इस तरह के बयान देने से और मामला बिगड़ जाता है। जहाँ तक भारत का सवाल है जी। भारत की नीति साफ है कि अगर बात करना है आपको तो शिमला एग्रीमेंट के तहत बात हो सकती है, जिसमें दो पक्षीय मामला है और सभी मुद्दे पे भारत बात करने पे तैयार है। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है वो है आतंकवाद का। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा, कम से कम ऐसे स्टेप लिए जाएं जिससे लगे कि बंद हो रहा है, शिविर को बंद करें, वहाँ जो चल रहे हैं आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स जो है, ये सब बंद होने चाहिए। और उसके बाद ही मैं समझता हूँ, और जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, सीमा रेखा का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट है, सीज फायर एग्रीमेंट है, उसका बातचीत का माहौल बनाएं। उसके बाद बातचीत भारत जरूर करेगा। बातचीत, भारत नहीं चाहता कि कोई जंग हो, या उसका एजेंडा जो है वो डेवलपमेंट का है, जंग का नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को कि कोर्ट में बॉल है और उनको तय करना पड़ेगा, अगर वो सीरियस हैं तो आतंकवाद को रोकें, कम करें और आए बातचीत करने के लिए। लेकिन कमर आगा जी, इतने बड़े पुराने इतिहास की भी हम बात कर लें और अभी तक की भी स्थितियों की हम बात करें, क्योंकि आप दोनों ही एक्सपर्ट हैं, आप मानते हैं और आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, जिस तरह की बातें या जिस तरह की स्थितियों के बारे में हम सोच रहे हैं, वहाँ की सरकार जो चाहती है, क्या वहाँ के आतंकवादी ग्रुप ISI और वहाँ की सेना ये सब काम होने देगी? यही सवाल आपसे है मेरा, बीके खन्ना जी, कि क्या ये पॉसिबल है? ये तो आइडल स्टेज हो जाएगी फिर। नहीं, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा इसके अंदर कि ये जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और वो जो आतंकवाद है, हमें पता है कि कहाँ पर उनके जो है जो वहां से वो ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह हैं और उनकी लोकेशन भी उनको बता दी गई है। आजकल तो इतना जमाना है सैटेलाइट की वजह से हम तो पिन पॉइंट बता सकते हैं कहाँ कहाँ पर हैं, कितने कितने आदमी वहां पर हैं। तो आगे बताने के बाद में भी ये तभी हो सकेगा, हमें पता लग जाएगा सैटेलाइट से हमें जाने के लिए वहां पर जरूरत है कि उन्होंने जो है कुछ ना कुछ उनको हटाने की कोशिश की है, या वहां पर अभी कोई नहीं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है या उनके। लेकिन बीके खन्ना जी, ये आपने देखा कि किस तरीके से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कैंप्स थे, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वहां के लोगों में हिम्मत आई, उन्होंने कहा कि इन कैंप्स को यहाँ से हटाइए। वहां की सेना की मदद से उन कैंप्स को हटा करके कहीं और रख दिया गया, सुरक्षित भी रहे और वहां के लोगों का विरोध भी न झेलना पड़े। तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इतना बड़ा कदम वहां की उठा पाएगी? क्या उतनी पावरफुल वो सरकार है? और आपने देखा भी होगा बादशाह खान यूनिवर्सिटी और आर्मी स्कूल पर जिस तरीके के हमले हुए थे, यानी पाकिस्तान की सरकार अगर इस तरीके का कोई कदम उठाती है तो वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। वहां की सेना के स्कूल पर वहां किस तरीके से बच्चों को मारा गया था, वो बदला लेते हुए उन्हीं के आतंकवादियों के द्वारा। नहीं, वहां पर वो ये ना एक तो है गुड टेररिस्ट है, एक बैड टेररिस्ट है। गुड टेररिस्ट हैं वो जो मतलब जो है पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और बैड टेररिस्ट वो हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहे हैं काम। तो वो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के अंदर टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट, देयर इज नो गुड एंड बैड। बट पाकिस्तान को ये रियलाइज करना चाहिए कि जो गुड और बैड के अंदर है उनको थोड़ा सा रियलाइज करें कि जो है टेररिस्ट को किसी दिन भी उनको डसा, जैसे कि उनको जो है खुद हालात इस तरीके से हुए हैं। मैं ये कहना, ये आपने जो बताया है ना कि BOK के अंदर उन्होंने बताया है जो है वहां से कैंप शिफ्ट किए हैं। पहले ये था कि उनके कैंप थोड़ा सा आगे थे
और वहां से आगे जो है वो स्टेजिंग एरिया के अंदर लेके आते हैं, वहां पर उनको आर्मी वाले आदमी मिल जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि बॉर्डर के अंदर किस जगह से जाना है तो वहां से उनको आगे भेज सकते हैं। तो क्या किया है उन्होंने, वो जो वहां से आगे जो उनके बेस को थोड़ा सा पीछे लेके चले गए हैं और जो उन्होंने हटाया है वो उनका जो है स्टेजिंग एरिया को वहां से हटाया है। कैंप तो अभी भी है वहां पर, उनके कैंप अभी भी है, कैंप वहां से गए नहीं है, पीछे चले गए, थोड़ा पीछे चले गए वहां पर। तो वो जो है जब तक के वो कैंप नहीं वहां से हटेंगे, जब तक के वहां पे उनको ट्रेनिंग देना नहीं बंद करेंगे, जब तक के वो जो क्रॉस बॉर्डर के अंदर जो लोग वहां से जो टेररिस्ट आते हैं यहाँ पर और यहाँ आकर जो खलबली करते हैं वो नहीं बंद होगी। हमें तो, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि कोई भी हमें उनसे कोई बातचीत करनी चाहिए। बातचीत तभी होनी चाहिए जब ये जो है बंद हो जाए या कम से कम आसार तो नजर आने चाहिए कि वहां से हटने शुरू हो गए हैं। ठीक है, बने रहे आप हमारे साथ। बीके खन्ना जी, कमर आगा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर आगा जी, जो आप सोल्यूशन बता रहे थे और जिन शर्तों की हम बात कर रहे थे वो तो बहुत ही आइडियल स्टेज हो जाएगी पाकिस्तान अगर उन तमाम चीज़ों को मान ले, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ की सरकार में, जो चुनी हुई सरकार है, उसमें उतनी बड़ी इच्छा शक्ति, इतनी बड़ी विल पावर है कि वो इस तरह के डिसीजंस को ले पाए? क्योंकि वहाँ हमने देखा बाचा खान यूनिवर्सिटी से लेकर के हमने वहाँ पे आर्मी स्कूल पर हमला देखा, और जो हम बात कर रहे हैं गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, जो उनके खिलाफ ही काम करने से नहीं रुकते हैं, जिसमें पाकिस्तान कई बार रोता हुआ भी नजर आता है, बावजूद इसके वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बावजूद इसके वो रोक नहीं पा रहे हैं आतंकवादियों को। नहीं, आपने ठीक कहा, और हमसे पहले जो अभी बोल रहे थे साहब जी, उन्होंने भी सही कहा कि ये परिभाषा बंद होनी चाहिए, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। उसके बाद दरअसल ये सब स्टेटमेंट, जिसकी पाकिस्तान के अंदर की जो स्थिति है वो बहुत दिन तक इस तरह नहीं बर्दाश्त कर सकते। उसकी वजह ये, वो दरअसल बात करना चाहते हैं जी, और वो इस तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं, इस तरह के एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं कि किसी सूरत से भारत राजी हो जाए। हमको प्रेशर बनाए रखना चाहिए, सेना हमारी वहाँ तैनात है बॉर्डर के ऊपर, प्रेशर में है वो पाकिस्तान बेहद, और इंतजार करना चाहिए। हमने अपना जो स्टैंड था भारत ने वो उनको साफ साफ क्लियर कर दिया है, भाई बातचीत के हमारी ये शर्तें हैं, अगर तुमको मंजूर है तो बात करो, हमें कोई फिक्र की बात नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन वगैरह रोकने की, अगर तुम इस तरह का इन्फिल्ट्रेशन करोगे तो और सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है और अंदर की तुम्हारी स्थिति और बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत प्रेशर में है फॉरेन कंट्रीज के, बिल्कुल अलग थलग पड़ता चला जा रहा है, और वो सार्क समिट भी नहीं हुई, फिर उससे पहले यूएन जनरल असेंबली में भी उनको बहुत कुछ सपोर्ट नहीं मिली, और नॉन अलाइन समिट थोड़ा पहले उससे हुई थी, उस समिट में भी वो उनका आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों ने उसके एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो वो दबाव भी बहुत है, बहुत समय तक ये नहीं संभव है कि वो अकेले चाइना के ऊपर निर्भर रहें और जो जी चाहे यहाँ पे करते रहें। तो एक स्थिति है जो हमारे फेवर में है और हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस तरीके से चल रही है सेना का जो लाइन है, मैं समझता हूँ बहुत सही लाइन है, बहुत उसने काफी प्रेशर बना दिया है और सर्जिकल स्ट्राइक ने उनको और कमजोर कर दिया इंटरनली। जो और सेना की एक छवि थी पाकिस्तान के अंदर कि वो एक इस्लामिक स्टेट की मुहाफिज है, यानी कि गार्डियन के रूप में अपने को पेश करती थी। अब वहाँ की जनता भी सोचने लगी है कि ये सेना उनको फिर डिफेंड नहीं कर पाएगी, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, और इसकी छवि बहुत गिरी है वहाँ के ऊपर। तो ये कि अब मैं समझता हूँ कि कुछ समय और वेट करना चाहिए, इसी तरह लगातार दबाव पाकिस्तान पे बनाए रखना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है ये जो गीदड़ भभकी वो देते हैं बम की और इसकी और उसकी, वो कुछ काम नहीं आ रही है। पाकिस्तान लगातार अलग थलग पड़ रहा है, पाकिस्तान की खुद की मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीके खन्ना जी, सवाल ये भी जो डीमोनेटाइजेशन की आपने बात कही है कि पाकिस्तान बुरी तरह से घिर गया है, भारत की नोटबंदी, जिस तरह से कहा गया था कि आतंकवादियों और उग्रवादियों की कमर टूटेगी, वो भी हुआ है। जिस तरीके से स्मगलिंग से लेकर के फेक करेंसी और वेपन्स तक हम तमाम चीजें देख रहे थे, साथ ही साथ भारत ने जिस तरह की कूटनीति अपनाई है उससे पाकिस्तान अलग थलग भी पड़ा है। यानी कुल मिलाकर जो काम भारत की तरफ से किया जा रहा है उसका असर साफ साफ नजर आ रहा है, ये कह सकते हैं हम। नहीं, बिल्कुल। ये आज की आपने रिपोर्ट भी देखी होगी कि कराची के अंदर जो है 40% जो है ये जाली करेंसी करता था या हवाला का करता था। कोई अजीज है मेरा ख्याल नाम उसका, वो उसने आपने खुदकशी की है कल।
और वो उनकी जो है लाश को भी वापस उसको पुलिस को देने के लिए तैयार नहीं जी। है। उनको कहते हैं यहाँ खुदकुशी हो गई है। हाँ। वो कहने का मतलब है कि वो जो 40% तक हवाला का काम करता था, 40% का वो जो पूरी फेक करेंसी इंडिया के अंदर भेज रहा था, तो मेरे को तो खबर मिली है कि 40,000 करोड़ के अब पिछले 3-4 साल के अंदर उसने इंडिया के अंदर भिजवाए हैं, नोट्स वगैरह है। तो कहने का मतलब है उसने खुदकुशी कर दी थी। इसका मतलब कि उनको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ गई है। ये डीमोनेटाइजेशन को एक बहुत बड़ा ये स्टेप है, खास तौर पर। और तो ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है नोट लेने के लिए, पर मेरे को लगता है पाकिस्तान को भी जो मदद मिलती थी उनको बहुत उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है कि उनको मतलब जो है अपने ऊपर बोर्ड रखे, क्योंकि पैसा ही सब कुछ चलता है और पैसा तो उनको मिल नहीं रहा है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो नेचुरली ऑटोमेटिकली इट विल कम डाउन, देयर इज नो डाउट ऑन दैट वन, एंड इट इज अ मास्टर स्ट्रोक ऑन दैट पर्टिकुलर काउंट, देयर इज नो डाउट। लेकिन बीके खन्ना जी, ये तो मानना पड़ेगा कि पैसा हमारे यहाँ बंद हुआ है, खुदकुशी वो कर रहे हैं टेंशन के मारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कूटनीति भारत ने अपनाई है पाकिस्तान को अलग थलग करने की भी और साथ ही साथ पाकिस्तान को एक्सपोज करने की भी, वो काम आ रही है। और जिस तरीके से भारतीय सरकार ने दावा किया था कि डीमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से, विमुद्रीकरण से आतंकवाद की कमर टूटेगी, वाकई में आतंकवाद की कमर टूट रही है और धीरे धीरे इसके असर भी नजर आने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। जय हिंद।